प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास के ऑनलाइन वीडियो में आज हम बीए पार्ट्स सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। इस विजयनगर साम्राज्य को मानचित्र में यहाँ दिखाया गया है। दक्षिण भारत में वर्तमान कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में यह राज्य अपने श्रेष्ठतम काल में विस्तृत था। इसके पड़ोसी जो राज्य था जिसका इसके साथ संघर्ष विशेष तौर से चलता रहता था वो बहमनी साम्राज्य था, जो यहाँ गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर इत्यादि 5 राज्यों में बट गया था। उत्तर की ओर उड़ीसा के गजपति शासकों से भी इसका संघर्ष चलता रहता था और श्रीलंका के तटों तक ये राज्य विस्तृत था। मानचित्र में इसकी राजधानियाँ दिखाई गई है। वर्तमान में कर्नाटक में हम्पी के पास इसके आज भी हमें पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के तट पर, दक्षिणी तट पर विजयनगर या विद्यानगर शहर की स्थापना की और उसे अपने राज्य की राजधानी बाद में बनाया। अपने पिता संगम के नाम पर इन्होंने अपने वंश का नाम संगम वंश रखा। इस प्रकार विजयनगर पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था उसका नाम संगम वंश था। इस साम्राज्य की 4 राजधानियाँ आनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी रही और 4 राजवंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश व अरविदु वंश ने इस राज्य पर शासन किया और वर्तमान हम्पी में हमें इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। विजयनगर राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों में से हम संगम वंश के प्रथम शासकों के नाम देखते हैं। प्रथम शासक हरिहर प्रथम था और हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का के साथ मिलकर के इस राज्य की स्थापना की थी। इस समय इसकी राजधानी आनेगुंडी थी, जिसे बाद में विजयनगर स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह हरिहर प्रथम के काल में ही विजयनगर की 2 राजधानियाँ आनेगुंडी और विजयनगर बन गई थी। हरिहर प्रथम के शासनकाल में बहमनी राज्य के साथ संघर्ष की शुरुआत हुई और कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के या दोआब में स्थित रायचूर के क्षेत्र को लेकर दोनों ही राज्यों में संघर्ष हुआ। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम विजयनगर का राजा बना। उसने मदुरा विजय के लिए अपने पुत्र कंपन को भेजा, जिसका उल्लेख हमें मदुरा विजयम नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना बुक्का प्रथम की पुत्रवधू गंगा ने की थी। इस समय रायचूर दोआब में मुदगल के किले को लेकर दोनों ही राज्यों में बहमनी और विजयनगर में संघर्ष हुआ और दक्षिण में पहली बार बारूद का प्रयोग दोनों पक्षों की ओर से किया गया। अंत में कृष्णा नदी को दोनों राज्यों की सीमा रेखा मान लिया गया। बुक्का प्रथम जो है अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक मानता था, इसलिए उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उसने सहिष्णुता की नीति अपनाई। जैनियों और वैष्णवों के मध्य भी उसने समन्वय स्थापित किया। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य को उसने संरक्षण दिया। तेलुगु भाषा को भी उसने संरक्षण दिया। अभिलेखों में बुक्का प्रथम को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। बुक्का प्रथम ने चीन में 1374 ईस्वी में एक दूत मंडल भी भेजा व्यापारिक कार्यों के लिए। इसके बाद हरिहर द्वितीय 1379 से 1404 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य का शासक रहा। इसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की।
हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने ऐसी उपाधियाँ धारण नहीं की थी। उसने कन्नड़, मैसूर और त्रिशनापल्ली के प्रदेश को जीता और मुस्लिम राज्यों से सुदूर दक्षिण में गोवा, चोल और दाभोल के तट को छीन लिया। उसे सुदूर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार का श्रेय दिया जाता है। बहमनी शासक फिरोज शाह के साथ इसका संघर्ष हुआ, जिसमें हरिहर द्वितीय की हार हुई और उसने क्षतिपूर्ति का वचन दिया। विद्वानों को संरक्षण देने के कारण हरिहर द्वितीय को राज वाल्मीकि भी कहा जाता था। सायणाचार्य और जैन विद्वान इरुकोपा को हरिहर द्वितीय ने संरक्षण दिया। हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी देवराय प्रथम था, जो 1406 से 1422 ईस्वी तक विजयनगर का शासक रहा। यह भी बहमनी शासक फिरोज शाह से पराजित हुआ और उसे अपनी पुत्री का विवाह बहमनी शासक फिरोज शाह से करना पड़ा और बांकापुर का जो किला था वो भी उसने दहेज में देना स्वीकार किया। तेलुगु कवि श्रीनाथ को देवराय प्रथम ने संरक्षण दिया और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर राजधानी विजयनगर के जल संकट को इसने समाप्त किया और इन नहरों से कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ। इसने विजयनगर के चारों ओर प्राचीरों और रक्षा मीनारों का निर्माण करवाया। उसके दरबार में हर विलास ग्रंथ का रचयिता तेलुगु कवि श्रीनाथ भी आश्रय पाता था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की और उसने विजयनगर का सुंदर वर्णन किया है। निकोलो कोंटी ने दीपावली व नवरात्र के त्यौहार के साथ साथ ही विजयनगर के समाज में प्रचलित बहुविवाह और सती प्रथा के बारे में भी लिखा। उसने ये भी लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा, जिसे उसने वेश्वक के नाम से उल्लेख किया, वो भी प्रचलित थी। देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय उसका उत्तराधिकारी हुआ। यह संगम वंश का हम कहें एक महान शासक था। इसे बहमनी शासक शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम और अलाउद्दीन अहमद द्वितीय से संघर्ष करना पड़ा। उसने केरल और श्रीलंका के तट तक विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। इसने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धरों की भर्ती भी की और उनकी इबादत के लिए विजयनगर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। राज सिंहासन के पास वह एक कुरान की प्रति भी अपने मुस्लिम प्रजा या मुस्लिम सैनिकों की संतुष्टि के लिए रखा करता था। इसके समय में फारस के राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक ने विजयनगर की यात्रा की और विजयनगर का सुंदर वर्णन अब्दुल रज़्ज़ाक ने किया। देवराय द्वितीय के काल में भी तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ समय तक दरबार में रहा। उसने महानाटक सुधानिधि और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर भी टीका लिखी। देवराय द्वितीय की उपाधि गजबेटकर व इमादी देवराय थी। देवराय द्वितीय के उत्तराधिकारी मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष हुए। ये दोनों ही कमज़ोर शासक थे। इसके काल में दक्षिण के नायक और सामंत विद्रोही हो गए और अंत में सालू नरसिंह ने राजगद्दी पर अधिकार करके विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। 1485 ईस्वी में सालू वंश स्थापित हुआ और 1490 ईस्वी तक सालू नरसिंह ने विजयनगर पर शासन किया। यह योग्य शासक था। इसने सामंतों और विद्रोही नायकों का दमन किया और उड़ीसा के गजपति शासक के आक्रमण का सामना इसे करना पड़ा, मगर गजपति शासक से ये सालू नरसिंह हार गया। ये बंदी बनाया गया और बाद में उदयगिरी के किले पर अधिकार करके गजपति शासकों ने सालू नरसिंह को छोड़ दिया। सालू नरसिंह ने अरब व्यापारियों से एक समझौता किया, जिसके अनुसार वे अधिक से अधिक घोड़े लाकर के विजयनगर के राजा को बेचेंगे। सालू नरसिंह के बाद इमादी नरसिंह विजयनगर का शासक बना। इसके समय में सारी सत्ता जो थी वो नरसा नायक के हाथ में थी।
विजयनगर का वास्तविक शासक वही था। उसने नरसा नायक ने इमादी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में बंदी बना लिया और शासन सत्ता का उसने उपभोग किया। नरसा नायक एक योग्य व्यक्ति था। उसने चोल, पांड्य और चेर शासकों को विजयनगर की अधीनता मानने के लिए बाध्य किया। 1505 ईस्वी में नरसा नायक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वीर नरसिंह इमादी नरसिंह का संरक्षक बना और कुछ समय बाद वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह को गद्दी से हटा दिया और विजयनगर में तीसरे राजवंश की स्थापना की, जिसे तुलु वंश कहा जाता है। तुलु वंश का पहला शासक वीर नरसिंह ही था। वीर नरसिंह को अपने संपूर्ण शासनकाल में 1505 से 1509 के अंतर्गत आंतरिक विद्रोहों एवं बाह्य आक्रमणों का सामना करना पड़ा। उसने पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से उसके द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने का समझौता किया। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक बना। कृष्णदेवराय पर कंपटीशन एग्ज़ाम से और विश्वविद्यालय एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कृष्णदेवराय किस वंश का था, कई बार ये सवाल आ चुका है। तो कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित था और कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु भाषा के 8 कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इन कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। यह सवाल भी कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा गया है कि अष्ट दिग्गज क्या थे। कृष्णदेवराय के जो अष्ट दिग्गज थे वो तेलुगु के 8 विद्वान थे, जिनमें अलसानी पेडन्ना प्रमुख था। नंदी तिम, पट्टमूर्ति, धूड़चटी, मल्लन, पिंगली सूरत, अच्युतराज रामचंद्र और तेनालीराम कृष्ण अन्य विद्वान थे। कृष्णदेवराय के काल में तेलुगु साहित्य के महत्वपूर्ण विकास के कारण और इन कवियों को आश्रय देने के कारण उसे आंध्र भोज भी कहा जाता था। कृष्णदेवराय की एक उपाधि यवन राज्य स्थापनाचार्य थी, जो उसने बहमनी शासक महमूद शाह को कासिम बरीद के चंगुल से मुक्त करवाकर पुनः बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर आसीन कराने के एवज में धारण की थी। कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्यद नाम से तेलुगु भाषा का एक महान ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने राजनीति और शासन संबंधी विषयों का उसने वर्णन किया। कृष्णदेवराय ने अपनी माँ नगला के नाम पर नगलापुर नामक नगर बसाया। विजयनगर साम्राज्य में जो विवाह कर वसूल किया जाता था, विवाह कर वर और वधू दोनों पक्षों से वसूला जाता था, मगर विधवा विवाह जो है वो कर मुक्त थे। ये ध्यान रखने की बात है। हम देखेंगे बाद में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मराठों ने विधवा विवाह पर पतदाम नाम से कर वसूला था और विजयनगर साम्राज्य में विधवा विवाह कर मुक्त था और सामान्य विवाह पर कर लिया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि विजयनगर के शासकों ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। तो कृष्णदेवराय ने इस अलोकप्रिय विवाह कर को समाप्त किया। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की और विजयनगर के बारे में सुंदर वर्णन किया। कृष्णदेवराय जब शासन कर रहा था, उसी समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर के भारत आक्रमण के समय भी कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक था। बाबरनामा में कृष्णदेवराय का उल्लेख मिलता है। बाबर ने लिखा है कि भारत के हिंदू शासकों में कृष्णदेवराय जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने विद्रोही सामंतों का दमन किया और 1513 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति शासकों से उदयगिरी का दुर्ग जीता। 1520 ईस्वी में उसने बीजापुर को परास्त करके संपूर्ण रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार न केवल शासन और राजनीति के क्षेत्र में वरन सांस्कृतिक विकास, स्थापत्य के विकास, उसने हजारा राम मंदिर जो विजयनगर में बनवाया,
तेलुगु साहित्य और तेलुगु कवियों को जो उसने आश्रय प्रदान किया, इस कारण तेलुगु साहित्य का जो स्वर्णकाल है वो कृष्णदेवराय का शासनकाल माना जाता है। तो कृष्णदेवराय न केवल तुलु वंश का वरन विजयनगर साम्राज्य का एक महान शासक था। बच्चों के लिए जो तेनालीराम की जो कथाएं प्रचलित है वो तेनालीराम या तेनालीराम कृष्ण इसी कृष्णदेवराय के दरबार में था। कृष्णदेवराय के बाद अच्युत देवराय जो कि कृष्णदेवराय का चचेरा भाई था, उसको उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। वो गद्दी पर बैठा। उसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अच्युत देवराय के बाद सदाशिव राय विजयनगर का शासक बना। इसके शासनकाल में सारी जो शक्ति जो थी शासन की वो राम राय के हाथों में थी। राम राय ही वास्तविक सत्ता का उपभोग करता था। उसने बहमनी साम्राज्य से टूटकर जो 5 राज्य बने, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, इनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया। इन पर बार बार आक्रमण करके इनको विजयनगर की प्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और कई बार उसने इन राज्यों को उसने हराया। रायचूर, मुदग्गल इत्यादि पर उसने विजयनगर का अधिकार स्थापित किया। फलस्वरूप यह बहमनी साम्राज्य से टूटे हुए राज्य थे वो विजयनगर से परेशान हो गए। इन्होंने विजयनगर के विरुद्ध एक मुस्लिम महासंघ का निर्माण किया। यद्यपि बरार से अलग रहा, इस मुस्लिम महासंघ में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर सम्मिलित थे। इन चारों राज्यों की सेनाओं ने 1565 ईस्वी में तालीकोटा के मैदान में विजयनगर की सेना को परास्त किया और विजयनगर का ध्वंस कर दिया। बुरी तरह इस नगर को लूटा और राजधानी को जला दिया। इस तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तगंडी का युद्ध भी कहा जाता है। फरिश्ता ने इसे तालीकोटा का युद्ध कहा है, जबकि यह राक्षसी और तगंडी नामक 2 गांवों के हुआ था। इस तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का एक प्रकार से पतन हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य जो थोड़ा बहुत बचा था उसे लेकर राम राय का भाई तिरुमल विजयनगर के शासक सदाशिव राव को लेकर पेनुकोंडा चला गया और यहीं से 1570 ईस्वी तक सदाशिव राय ने शासन किया। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर के विनाश का आंखों देखा वर्णन एक विदेशी यात्री सेवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किया है। सेवेल ने लिखा, संसार के इतिहास में किसी भी वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का। पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक ने भी तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर की यात्रा की और उसके विनाश का उसने उल्लेख किया है। 1570 ईस्वी में तिरुमल ने सदाशिव राय को गद्दी से हटा करके स्वयं वो शासक बन गया और विजयनगर में चौथे राजवंश अरविंदु वंश की उसने स्थापना की। तिरुमल या अपन कहें अरविंदु वंश की जो राजधानी थी वो पेनुकोंडा थी। तिरुमल ने भाषाई आधार पर राज्य को 3 भागों में बांट करके अपने 3 पुत्रों को उसका प्रशासक बना दिया। श्रीरंगम, राम तथा वेंकटपति तिरुमल के पुत्र थे जो विजयनगर साम्राज्य के 3 भागों पर शासन करते थे। तिरुमल आंतरिक विद्रोहों और मुस्लिम आक्रमणों से पेनुकोंडा को बचाने में सफल रहा। तिरुमल के संरक्षण में भट्टमूर्ति ने वसुचरितम नामक ग्रंथ की रचना की जो कि तिरुमल को ही समर्पित है। तिरुमल की मृत्यु के बाद श्रीरंग प्रथम, वेंकट द्वितीय, श्रीरंग तृतीय, रामदेव, वेंकट तृतीय और श्रीरंग तृतीय विजयनगर के शासक बने। श्रीरंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में राज्य के विभिन्न भागों में अनेक विद्रोह हुए और श्रीरंगपट्टनम, मदुरा, तंजौर, बैतनूर आदि के नायकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में 1652 ईस्वी के लगभग विजयनगर साम्राज्य का
अंत हो जाता है। यह थी विजयनगर की राजनीतिक स्थिति, यहाँ के प्रमुख राजवंश, शासकों की प्रमुख उपलब्धियाँ। अब हम अगले वीडियो में विजयनगर की प्रशासनिक स्थिति, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे कल के अगले वीडियो में।